स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल घात दल। जंगल से एक हल्की गहरी आवाज आई। अलर्ट आदर्श ने जल्दी से पलटकर देखा कि कई जोड़ी लाल लाल आंखें उसकी ओर बढ़ रही थी। वे आंखें मशालों की तरह चमक रही थी। जैसे जैसे वे करीब आते गए उन्हें सीधे देखना मुश्किल होता गया। एक दर्जन लेसर लेमियां अचानक उसके सामने आ गए। आदर्श और ब्रैंका को देखकर उनकी आंखें चौड़ी होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ दो इंसानों को एक साथ देख पाएंगे। आदर्श और ब्रैंका आश्चर्य से उन डीमन बीस्टों को देख रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि ये बीस्ट यहाँ इतनी छुपकर क्यों आ गए थे। यह लड़ाई दूसरे इलाके में होने वाली थी। क्या ये छोटे लैमिया अपना रास्ता भूल गए? ब्रैंका ने आदर्श से कहा, उनके पीछे बेहद कुछ है। आदर्श ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये लेसर लेमिया इतने बेवकूफ़ थे कि अपना रास्ता खो बैठे। मुझे लगता है कि वे रक्षा पंक्ति से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरफ से सेना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल उनके लिए एकदम सही जगह थी। एक बार जब वे जंगल से गुजरते तो वे अपने दुश्मनों पर घात लगाकर अटैक कर सकते थे। ये डीमन जीव बेहद चालाक थे। वे इंसानों से सीधे भिड़ने की योजना नहीं बना रहे थे। जाओ, सेना को अलर्ट करो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। ब्रैंका ने अपनी कलाई से हेडबैंड उतारा और अपने बाल बांध लिए। उसकी चांदी जैसी पुतलियां तेज होती गई, जिससे उसका व्यक्तित्व वीरतापूर्ण हो गया। यह जरूरी नहीं होगा, उनमें से बेहद ज्यादा नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मिस ब्रैंका, क्या आप उन लोगों पर नजर रख सकती है जो हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने दिन भर में ज्यादा मजा नहीं किया, लेकिन जब वे दयालुता से खुद को पेश कर रहे हैं, मुझे उन्हें अपनी मुट्ठियों का स्वाद चखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आदर्श ने हंसते हुए कहा, सोल एसेंस को इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका हत्या करना था। वह जितने अधिक डीमन जीवों का वध करता, उतने ज्यादा सोल रेमनेंट और सोल एसेंस उसे मिलते। जब सिटी की डिफेंस पर घात लगाने की योजना बना रहे ये चालाक डीमन सामने आए तो वह बेहद उत्साहित थे। ब्लैक पेंडेंट केवल आदर्श के मैजिक से चिन्हित सोल एसेंस एकत्र कर सकता था। ब्रैंका बेहद जल्दी डीमन प्राणियों को मार देती थी, इसलिए आदर्श उसे डीमन प्राणियों से लड़ने की परमिशन नहीं दे सकता था। ब्रैंका कुछ कहने ही वाली थी कि आदर्श एक पागल सांड की तरह निर्णायक रूप से आगे बढ़ गया। ब्रैंका ने पहली बार उसके जैसा मैजिशियन देखा था। ज्यादातर लोग अपने और डीमन प्राणियों के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखना पसंद करेंगे और उन्हें करीब आने से पहले ही राख में बदल देंगे, लेकिन आदर्श इसके बजाय करीब जाने की पहल कर रहा था। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? यह मुझे गर्म करने के लिए काफी नहीं है। आदर्श डीमन प्राणियों की ओर भागा, जबकि उसके शरीर पर ब्लैक लाइटनिंग चमक रही थी। जब वह लेसर लैमियास के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने हाथों में हड्डियों की तलवारें और डंडे उठाए और उसे उस पर फेंक दिया। वे अभी भी अपने हथियार घुमा रहे थे जब लाइटनिंग के एक विशाल जाल ने उन सभी को निगल लिया। आदर्श ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे एक तेज लाइटनिंग की चमक जाल से होकर गुजरी। लाइटनिंग की चमक लेसर लैमिया के बीच आगे पीछे चली गई और उनके खोल और मांस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनके शरीर के अंगों के बीच अंतर करना असंभव था। लाइटनिंग जमीन पर फैलती रही, मानो अभी तक पूरी तरह से इसका मजा नहीं लिया गया हो। ये छोटे लैमिया इसके लिए बेहद कमजोर थे। आदर्श द्वारा लेसर लैमिया के पहले समूह को खत्म करने के बाद जंगल से और भी आवाजें आने लगी। डीमन प्राणियों ने आदर्श को बड़ी घृणा से घूरा। पेड़ों की पत्तियां जितनी घनी और लाल लाल आंखें दिखाई दी। उनके पीछे भयानक विशाल शरीर दिखाई दिए जो मुरझाए पेड़ों पर दौड़े और उन्हें कुचलकर धूल में मिला दिया। पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। यह स्पष्ट था कि सबसे पहले दिखने वाले दर्जन भर लेसर लैमिया केवल टोही दल के थे। उन्हें आदर्श ने आसानी से खत्म कर दिया। टोही दल को पकड़ने की कोशिश कर रहे बाकी लेसर लैमिया अपने साथियों की मौत देखने के लिए ठीक समय पर पहुंच गए। डीमन प्राणियों के बीच कुछ लामिया की मौजूदगी स्पष्ट रूप से अधिक थी। वे लामिया निर्दयी और घमंडी थे। वे आदर्श को घूर रहे थे, इस तथ्य का दुरुपयोग कर रहे थे कि उनके शरीर की लंबाई 8 मीटर से अधिक थी। यह अधिक पसंद है। आदर्श की मुस्कान चौड़ी होगी जब उसने लामियास को देखा। इस बार उसे निश्चित रूप से मजा आने वाला था।
वह यह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या ये डीमन प्राणी उसे कमांडर लेवल की सोल एसेंस प्रदान कर सकते हैं। आदर्श, मुझे तुम्हारी मदद करने दीजिए, ब्रांका ने चिंतित होकर पुकारा जब उसने लैमियास को देखा। सच्चे लैमिया से निपटना लेसर लैमिया से अधिक मुश्किल था। उनके लेसर स्पॉन में काफी सारे लामिया बिखरे हुए थे। उसे लगा कि आदर्श के लिए लेसर लैमिया के पूरे दल से एक साथ निपटना काफी मुश्किल होगा। मैं इसे संभाल सकता हूँ मिस ब्रांका, कृपया हस्तक्षेप न करें। चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ सबसे पहले खुद को ट्रेन करने के लिए है, आदर्श ने शांति से उत्तर दिया। ब्रांका की कल्टीवेशन के साथ कुछ सुपर स्पिलों के बाद डीमन जीव समाप्त हो गए। आदर्श को सोल रेमनेंट और सोल एसेंस की जरूरत थी, इसलिए उसका इन लामिया को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ, आदर्श ने तुरंत डायमेंशनल समनिंग मैजिक पूरा किया। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ चांदनी जैसी सफेद दरार से बाहर निकला और तुरंत अपनी नजरें भूरे रंग की लैमिया पर टिका दी। उसने आदर्श के ऑर्डर का इंतजार किए बिना बेसब्री से उस जीव पर अटैक किया। उसके पंजे लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़े, जिससे लैमिया की छाती पर गहरे घाव हो गए। भूरे रंग की लैमिया थोड़ा पीछे हट गई, उसके बाल गुस्से में फैल गए और उसने एक तीखी चीख निकाली। लामिया ने अपनी 6 बाजुओं में से प्रत्येक में एक कसाई का चाकू पकड़ा हुआ था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को कीमा बनाने में उसे 1 सेकंड से भी कम समय लगा। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ ने भागना बंद नहीं किया। उसने चाकू को चकमा दिया और खुद को लैमिया के अंधे स्थान पर खड़ा कर दिया। उसने एक बार फिर अटैक किया और इस बार यह खतरनाक था। उसने अपना मुंह खोला और लैमिया की गर्दन को बेरहमी से फाड़ दिया। काला खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। बिखरे बालों वाला एक बड़ा सिर जमीन पर लुढ़क गया। भूरे रंग की लैमिया का शरीर एक पल के लिए तनाव में आया, फिर अकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ ने अपेक्षाकृत मजबूत लामिया को मार गिराने के बाद दहाड़ लगाई, जिससे दुश्मन और अधिक भड़क गया। डार्क कैविस, जब फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ ने दुश्मनों में से एक एलिट को मार गिराया तो आदर्श ने अपना एडवांस शैडो सेट करना समाप्त कर दिया। आदर्श ने केंद्र में अचानक जमीन अंधेरे में डूब गई। अंधेरा पूरा 1 किलोमीटर दूर तक फैल गया। लेसर लैमियास और लैमिया सभी आदर्श के अंधेरे दलदल में थे। डार्क मटेरियल किसी वायरस की तरह उनके शरीर में घुस गया और उनके अंदर फैलता रहा। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल शैडो फाइंड, आर्मी ऑफ शैडोज। कुछ लामिया ने देखा कि आदर्श अपना डोमेन बना रहा था और उन्हें लगा कि डोमेन उनके लिए खतरा बन सकता है। कुछ लामिया तुरंत सैकड़ों लेसर लामिया को उसकी ओर ले गए। आदर्श ने अपना मैजिक दिखाना बंद नहीं किया। जाहिर है कि मैजिक को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए काफी टाइम की जरूरत थी। लामिया बेहद तेज थे। उनके निचले शरीर रेगिस्तानी बोआ से जैसे थे, जैसे वे मोटी टहनियों की चारों ओर लिपट सकते थे और तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर रेंग सकते थे। आदर्श ने जल्द ही खुद को उनसे घिरा हुआ पाया। ब्रांका अपना मैजिक दिखाते हुए एक तरफ खड़ी होगी। उसके पास वहां खड़े रहने का कोई कारण नहीं था। आदर्श का मैजिक बेहद धीमा था, फिर भी वह डीमन प्राणियों पर अटैक करना पसंद करता था। यह मुख्य कारणों में से एक था कि मैजिशियनों को डीमन प्राणियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। मेरी चिंता मत करो मिस ब्रांका, आदर्श मुस्कुराया जब उसने महसूस किया कि उसके बगल में मैजिक बढ़ रहा है। ब्रांका ने आदर्श की मुस्कुराहट को देखा और पाया कि जब वह औपचारिक रूप से उससे बात नहीं करता था तो वह कितना सहज लग रहा था। वह एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर आखिरकार अपना मैजिक वापस ले लिया। बात करने और आत्मविश्वास से मुस्कुराने से आदर्श की स्पिल पर कोई असर नहीं पड़ा। लैमिया और लेसर लैमिया ने पहले ही अपने अटैक कर दिए थे, लेकिन आदर्श का फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ पहले ही कहीं और चला गया था। आदर्श को अचानक आग की लपटों ने घेर लिया। अंदर से एक ब्राउन फ्लेम्स और बाहर से एक प्रचंड फ्लेम्स। ये लपटें आदर्श के शरीर से अपने आप दूर चली गई और एक पतली महान आकृति का निर्माण किया। लिंग! फ्लेम बेले महारानी की आवाज अब और भी परिपक्व और मधुर हो गई थी। वह अपनी लपटों से बाहर आई और आदर्श के सामने खड़ी होगी। उसके 2 अग्नि डोमेन तेजी से फैल रहे थे। उग्र महारानी की असाधारण शक्ति की लपटों ने लेसर लैमियास और लैमियास को जोकरों के झुंड की तरह बना दिया। लिंग! एक सुखद चीख के साथ
फ्लेम बेले एक्सप्रेस के चारों ओर धधकती फ्लेम्स बेतहाशा टिमटिमाने लगी और आदर्श के चारों ओर एक ज्वलंत अवरोध बना दिया। आग की दीवार बेहद पतली थी। बिना करीब से देखे उसे पहचान पाना लगभग असंभव था। लैमिया और लेसर लैमिया को आग की दीवार से गुजरने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर भी वे अचानक दर्द से चिल्लाने लगे और कुछ ही सेकंड के बाद जमीन पर आगे पीछे लुढ़कने लगे। एक सांस के बाद वे अपने मुंह से आग उगलने लगे। उनके शरीर के भीतर आग भड़क उठी थी और उनके अंगों को जलाकर राख कर दिया गया। इसका अगला निशाना उनका मांस और खोल था। गोले जलाने में काफी कठिन थे, इसलिए अधिकांश लेसर लामिया और लामिया फ्लेम बेले एक्सप्रेस के चारों ओर एक विशाल घेरे में बुरी तरह गिरने के बाद जमीन पर झुलसे हुए गोले के अवशेष के रूप में समाप्त हो गए। एक भी जीवंत प्राणी जीवित नहीं बचा। आदर्श पर अटैक करने की कोशिश करने वाले हर एक प्राणी उसे छूने के लिए भी उसके करीब नहीं पहुंच पाए। प्रियंका ने राहत भरी सांस ली। यह पहली बार था जब उसने आदर्श को अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को बुलाते हुए देखा। इससे यह साफ हो गया कि आदर्श एक ही चाल से आयामों की रानी हेडी को हराने में सक्षम क्यों था। एडवांसिंग पीरियड में कमांडर लेवल के कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के साथ हेडी को केवल उसे हराने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, भले ही आदर्श लड़ाई में शामिल न हो। शैडो फिएंट! आदर्श अचानक चिल्लाया, जबकि प्रियंका उसकी ताकत से प्रभावित हो रही थी। डार्क मटेरियल ने लेसर लामियाज में पूरी तरह से प्रवेश कर लिया, जबकि वे फ्लेम बेले एक्सप्रेस और फ्लाइंग क्रेक्स वुल्फ से लड़ने में बिजी थे। हर शैडो फाइंड तब पैदा होता था जब डार्क मटेरियल किसी डीमन को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता था, और चूंकि लेसर लामिया एक तरह का बिच्छू डीमन था, इसलिए शैडो फाइंड्स अब भी उसी तरह दिखते थे। अगर डीमन प्राणी डीमन सांप जैसा दिखता तो उसके संबंधित शैडो फाइंड का शरीर भी लंबा होता था। अंधेरे का दलदल अविश्वसनीय रूप से विशाल था। हर पल अधिक से अधिक लेसर लामिया अंधेरे दलदल के अंदर चले जाते थे। आमतौर पर शैडो फाइंड्स केवल अपने मेजबानों के साथ ही आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अंधेरे के दलदल ने उन्हें अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की परमिशन दी। एक के बाद एक विद्रोही शैडोज लेसर लैमियाज और लैमिया से रैंकर बाहर निकली। उनकी आंखें नहीं थी और उनकी रूपरेखाएं थोड़ी धुंधली थी, जैसे कि किसी बुरे सपने से निकले काले प्रेत। लेसर लैमियाज और लैमियाज ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे पूरी तरह से शॉक थे। उनकी आंखें चौड़ी हो रही थी। शैडो फाइंड्स अपने दुश्मनों से सीधे नहीं भिड़ते थे, क्योंकि वे दुश्मन पर घात लगाने में अच्छे नहीं थे। असली खतरा विद्रोही शैडो थी, जो आदर्श द्वारा योद्धा लेवल या कमांडर लेवल के सोल रेमिनेंटों का बलिदान करने के बाद ही दिखाई देती थी। चूंकि आदर्श उन्हें इकट्ठा करने की योजना बना रहा था, इसलिए वह उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। छाया राक्षस अंधेरे के दलदल में आदर्श के चारों ओर इकट्ठा हुए। जल्द ही शैडो की एक विशाल सेना का फॉर्मेशन बन गया। भले ही उनके पास वास्तविक मांस की कमी थी, लेकिन उनके शरीर विशाल थे और उनका ऑरा भयानक। शैडो डीमन! आदर्श ने ऑर्डर के तहत लेसर लामिया की परछाइयां डरावनी तरह से मुड़ गई। उन्होंने तीखी चीखें निकाली, सेना को संकेत देते हुए। प्रत्येक लेसर लैमिया और दागी लैमिया ने एक शैडो फिएंट को जन्म दिया। ऐसा लगा जैसे आदर्श ने सचमुच घातक नुकीले दांतों और पंजों के साथ शैडो और प्रेत की एक बड़ी सेना को बुलाया था। छाया डिमनों की सेना आगे बढ़ी। उन्होंने जमीन पर पैर पटकते हुए कोई आवाज नहीं की, ना ही उन्होंने मुरझाए पेड़ों को जमीन पर गिराया। वे केवल शैडोज का एक ग्रुप थे, लेकिन उनकी चीखें बिल्कुल भयानक थी, और जब वे आगे बढ़े तो विनाशकारी ऑरा बेहद वास्तविक लग रहे थे। लेसर लैमिया और लैमिया अचेतन रूप से थोड़े पीछे हट गए। वे इस बात से पूरी तरह से भ्रमित थे कि डीमन प्राणियों की और नई सेना कहां से आई। शैडो डीमन चुप थे, फिर भी उनमें असाधारण शक्ति थी। अंधेरे के दलदल से काला धुआं उठ रहा था, जिससे वे और भी मजबूत हो गए। छोटे लामिया डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि होशियार लामिया अपने दुश्मनों पर गुस्से से दहाड़ रहे थे। हवा के झोंके से वस्तुओं के कटने की आवाज एक साथ सुनाई दे रही थी। शैडो की सेना एक तेज जवार की तरह निडर होकर आगे बढ़ी और छोटे लैमिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया, यहाँ तक कि
जो लोग डटे हुए थे उन पर भी अनगिनत कट और घाव रह गए। शैडो डीमंस द्वारा पहुंचाया गया नुकसान क्रूर बल या टक्कर के रूप में नहीं था, बल्कि जीवन को खत्म करने की शक्ति थी। वे एक गंभीर बीमारी की तरह थे जो जीवित डिमनों की मृत्यु स्पीड को बढ़ा देते थे। उनके वार से खून रुक जाता था और हड्डियां सख्त हो जाती थी और धड़कता हुआ दिल भी मुरझा जाता था, जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल हो। जब यह घातक शक्ति सेना के रूप में आगे बढ़ी तो इसने अपने पीछे मौत के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। यह चींटियों की सेना या टिड्डियों के प्रकोप के समान था। लैसा लैमिया और लैमिया जमे हुए बर्फ और बर्फ से ढके हुए लग रहे थे। उनके रंग बेहद बदल गए, भूरे से ग्रे और फिर काले हो गए। वे बिल्कुल पास के मुरझाए हुए पेड़ों की तरह लग रहे थे। दैट डिमनो के सोल रेमनेंट और सोल एसेंस आदर्श की ओर तैर रहे थे। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे जंगल जुगनों से भरा हुआ था और धीरे धीरे ब्लैक पेंडेंट के कंट्रोल में उसकी ओर बढ़ रहा था। ब्रैंका सोल रेमनेंट और सोल एसेंस को नहीं देख पाई, लेकिन वह लैसा लैमिया और लैग्नियास को जमीन पर रेंगते हुए देख सकती थी। घात लगाने वाले दल का आकार एक पल में आधा रह गया। ब्रैंका भी परिणाम से हैरान थी। ब्रैंका यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि क्या आदर्श वास्तव में एक एडवांस मैजिशियन था, क्योंकि उसने एक ही हमले में इतने सारे डीमन प्राणियों को मार डाला था और उसकी क्षमताओं के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं थी। क्या दुनिया में कोई अन्य एडवांस मैजिशियन था जो डीमन प्राणियों के पूरे दल को इतनी आसानी से कुचल सकता था? तुम्हारा शैडो एलिमेंट, ब्रैंका ने कुछ समय बाद चौंकते हुए कहा। आदर्श का शैडो एलिमेंट काफी मजबूत था। यह वास्तव में फायर और लाइटनिंग के एलिमेंटों के बराबर था, जिन्हें उनके प्राथमिक एलिमेंट कहा जाता था। फिर भी उन्होंने कभी भी आदर्श को आल्प्स इंस्टीट्यूट में एक भी शैडो स्पेल का यूज करते नहीं देखा, जबकि ब्रैंका को पता था कि आदर्श के पास डुअल एलिमेंट जन्मजात प्रतिभा है। उसने मान लिया था कि आदर्श का शैडो एलिमेंट साधारण था। आखिरकार किसी के लिए एक ही समय में सभी एलिमेंटों की कल्टीवेशन करना असंभव था। अकेले आदर्श, जिसके पास कुल 5 एलिमेंट थे। हे मुझे बेहद टाइम हो गया है जब मैंने आखिरी बार इतने सारे डीमनों को मारा था। आदर्श बेहद खुश हुआ जब उसने सोल रेमनेंटों को अपनी ओर तैरते हुए देखा। यह वैसा ही एहसास था जैसे कि पसीने से भीगे हुए व्यक्ति का होता है जिसने लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं की हो। हेडी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, ब्रैंका ने अंततः फैसला किया। ब्रैंका को पक्का विश्वास था कि आदर्श की ताकत देखकर वह कुछ सुपर मैजिशियन से भी मुकाबला कर सकता है। हैडी एडवांस लेवल पर लगभग अपराजय थी, फिर भी उसके पास सुपर मैजिशियनों को हराने का कोई मौका नहीं था। आदर्श अलग था। उसके कुछ एलिमेंटों के स्पिल पहले से ही सुपर स्पिलों की ताकत के बेहद करीब थे और अपने एलिमेंटों को एक साथ यूज करने की उसकी ताकत, उसकी लड़ाकू सजगता ने कुछ सुपर मैजिशियनों के लिए उसे बाहर करना मुश्किल बना दिया। वह एक लड़की है, मेरे लिए उसके साथ नरमी से पेश आना आम बात है। इसके अलावा मैंने गलती से उसे नग्न देखा था। मुझे डर था कि अगर मैंने द्वंद्व युद्ध में ही भी हरा दिया तो उसके मन में कुछ बुरे विचार आ सकते हैं। आदर्श ने कंधे उचकाते हुए कहा। आदर्श ने हेडी से लड़ते समय वास्तव में अपना पूरा मैजिक यूज नहीं किया। उसने अपने फायर एलिमेंट, शैडो एलिमेंट या समनिंग एलिमेंट का यूज नहीं किया। ऐसा कहा जा रहा है कि हेडी का साउंड एलिमेंट आदर्श की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इससे आदर्श को जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में भी हेडी को हराने में संघर्ष करना पड़ेगा। ब्रैंका ने स्वीकार किया। हमने सचमुच तुमको कम आंका है मिस ब्रैंका। मैं वास्तव में आपके द्वारा कही गई बातों से खुश नहीं हूँ। आप सभी मेरी तुलना हेडी से करते रहते हैं, लेकिन मैं वास्तव में खुद की तुलना आपसे करता हूँ। आप मेरे साथ 3 साल के बच्चे जैसा बिहेव क्यों कर रही है, जबकि आप मुझसे सिर्फ कुछ साल बड़ी है? आदर्श ने कहा। सुपर लेवल पर 4 एलिमेंट। सच कहूँ तो आदर्श को यह जानकर पहले से ही थोड़ा गुस्सा आ गया था कि हेर कासा यूरोप में सबसे कम उम्र के सुपर मैजिशियन है। जब उन्हें ब्रैंका की उम्र का पता चला तो उनकी गरिमा पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आखिर उसने कल्टीवेशन कैसे की होगी? नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, मात्रा को दोगुना करना। समूह ने न्यूज मेज में लगभग 5 दिनों तक वेट किया। हैरानी की बात यह है कि आदर्श ने आहन का पीछा नहीं किया, क्योंकि वह न्यूज वेज के बारे में बार में वैश्याओं की तलाश कर रहा था। वास्तव में वह युद्ध के मैदान में गया और एक विशेष सुदृढ़ीकरण सैनिक की तरह बैटल मैजिशियनों के कामों को पूरा किया।
आदर्श जितना संभव हो सके उतने सारे सोल लैमिनेंट और सोल एसेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। मैजिक मीडियम रिंग हासिल करने के बाद से वह अचानक एक महत्वाकांक्षी युवक बन गया। न्यू स्वेज के मेटल मैजिशियन को खुद को अजीब स्थिति में पाते थे। कई बार वे अपने दुश्मनों पर पलटवार करके उन्हें करारा झटका देने की सही रणनीति के साथ आए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें जगह जगह बिखरे हुए डीमन प्राणियों के अवशेष ही मिले। इसके बजाय उन्होंने पीछे छोड़ी गई गंदगी को साफ किया। आदर्श हर समय युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था। उसने अकेले ही लामिया के कुछ घोंसलों को नष्ट कर दिया जिन्हें सेना भी नष्ट करने के लिए संघर्ष कर रही थी। न्यू स्वेज के सैनिकों ने उत्साहपूर्वक उसका समर्थन किया। यदि यह पागल दुश्मन के इलाके में इतनी हिंसक तरीके से अटैक नहीं कर रहा होता जिससे दुश्मन की पंक्तियां में कुछ अंतराल रह जाता तो लड़ाई में बेहद सारे सैनिक मारे जाते। उन 5 दिनों में आदर्श ने 34 और योद्धा लेवल के सोल एसेंस एकत्र किया और पहले के 10 के साथ उसका समनिंग गेट अब 44 यानी 44 अतिरिक्त स्फेद चिन्हित भेड़ियों को बुला सकता था। भेड़ियों की संख्या जो वह बुला सकता था जल्द ही 100 से अधिक हो जाएगी। दुर्भाग्य से लेसर लैमिया छठे दिन पीछे हटने लगे। हालांकि उसे बस 1 या 2 दिन और उनका शिकार करना था, लेकिन उसने अपना मौका खो दिया। आदर्श होटल वापस तब आया जब लगभग अंधेरा हो चुका था। वो आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहा था, तभी उसने देखा कि ब्रेंगा दरवाजे के सामने खड़ी थी और चांद जैसी आंखों से उसे घूर रही थी। प्रियंका आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी। जब वह ऊंची एड़ी के जूते पहनती थी तो आदर्श से थोड़ी लंबी होती थी, इसलिए कभी कभी उसका व्यवहार बेहद अजीब हो जाता था। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? प्रियंका ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं सिर्फ अपने मैजिक की ट्रेनिंग के लिए बाहरी इलाकों में गया था। यह उतना गंभीर नहीं है जितना आप सोचते हैं। आदर्श ने हंसते हुए कहा। वह इतना अच्छा था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोल सकता था। आप युद्ध के मैदान में नहीं गए थे? प्रियंका ने फिर पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं वहां क्यों जाऊंगा? मैं पागल नहीं हूं। आदर्श ने ना तो शर्म की ना ही उसकी दिल की धड़कनें तेज हुई। प्रियंका वास्तव में काफी भूली थी। अगर उसने उसके सवाल का गंभीरता से जवाब दिया तो वह उस पर और शक नहीं करेगी। मुझे अपनी अंगूठी दिखाओ, प्रियंका ने अचानक कहा। आदर्श ने चौंकते हुए कहा। प्रियंका ने योजना के अनुसार काम क्यों नहीं किया? हे भगवान! प्रियंका ने जोर से चिल्लाई। आसपास के कुछ पर्यटक पीछे मुड़े और आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या आदर्श ने सुंदर महिला के साथ कुछ अनुचित कार्य किया है। हम अंदर बात करेंगे, आदर्श ने थोड़े अजीब ढंग से कहा। उसने दरवाजा खोला और प्रियंका को कमरे में खींच लिया। आदर्श ने दरवाजा बंद कर दिया। उसे लाइट चालू करने का मौका भी नहीं मिला जब उसने महसूस किया कि प्रियंका उससे घूर रही है जैसे कोई किंडरगार्टन टीचर किसी छोटे बच्चे को देख रही हो जिसने कुछ गलत किया हो, और या कोई बड़ी बहन जो अपने छोटे भाई पर गुस्सा हो। यह पहले से ही 2 गुनी मात्रा है। शायद मुझे इसके बजाय आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करनी चाहिए, प्रियंका ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं बस भाग्यशाली हूं, मैं कमांडर लेवल का सोल एसेंस खोजने में कामयाब रहा। मैं यह तय कर रहा था कि इसे बेचकर अपने रहने के खर्च को पूरा करूं या मैजिक मीडियम रिंग को खिला दूं, आदर्श ने झूठ बोलते हुए कहा। क्या मैं अब उसी की बात कर रही थी? प्रियंका ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊपर उठाया, आल्प्स इंस्टीट्यूट के अनुशासन प्रमुख के रूप में अपने अधिकार का प्रदर्शन करते हुए। ओह ओह, यह मेरी गलती है। मुझे इतने लापरवाह नहीं होना चाहिए था और युद्ध के मैदान में जाना चाहिए था। आदर्श ने निर्णायक रूप से जल्दी से स्वीकार किया। प्रियंका के पास वर्ड्स नहीं थे जब उसने देखा कि आदर्श इतनी जल्दी अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। वह भाषण जो वह आमतौर पर अपने स्टूडेंटों को अनुशासित करने के लिए यूज करती थी, अब उसका कोई उपयोग नहीं था। क्या तुम्हें चोट लगी है? प्रियंका की आवाज धीरे धीरे नरम पड़ गई। वह एक परवाह करने वाली बहन की तरह लग रही थी। आदर्श ने कहा, कोई गंभीर बात नहीं है, वे बिना इलाज के भी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मुझे दिखाओ, प्रियंका ने कहा। क्या यह जरूरी है? मैं वास्तव में ठीक हूं, आदर्श ने कहा। आदर्श ने देखा कि प्रियंका अब यह बता पा रही थी कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। अब वह उसकी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करती थी। उसने आह भरी, लोग हमेशा इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं। यह उचित था कि प्रियंका को विश्वास नहीं हुआ कि आदर्श को केवल मामूली चोटें लगी थी। उसने आदर्श की लड़ाई शैली पहले ही देख ली थी। वह डीमन प्राणियों के बीच में भागता रहा। उसे यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह सुरक्षित था।
लेसर लैमियास और लैमियास आदर्श की जान को खतरे में डालने के लिए काफी मजबूत नहीं थे, लेकिन ये डीमन प्राणी केवल मशीन नहीं थे। उनके हमले, पॉइजन और क्षमताएं एक दूसरे से अलग थी। वे एक लड़ाई में बेहद अधिक अनिश्चितताएं थी और यहाँ तक कि सबसे मजबूत मैजिशियन भी बिना घायल हुए रहने के लिए संघर्ष करेगा। तुम इन्हें मामूली चोटें कहते हो? प्रियंका ने फिर से अपनी आवाज ऊंची की। उसने तुरंत कुछ सीरम निकाले जैसे कि वह कोई मैजिक कर रही हो। आदर्श ने कहा, मेरे लिए वे है? लेट जाओ, प्रियंका ने कहा। मुझे नहीं लगता कि यह सही है मिस प्रियंका, आदर्श ने कहा। जहर को कम मत समझो, जख्मों को खुद ही देखो, वे ठीक नहीं हो रहे बल्कि सड़ रहे हैं। हमें तुम्हारे खून में मौजूद जहर से निपटना है, प्रियंका ने गंभीरता से कहा। ओह, मुझे गंभीरता से इसका एहसास नहीं था। मेरे पास इसके लिए दवाइयाँ भी है, यह पार्थ से है, मेरे एक दोस्त ने मुझे ये दी है। आदर्श ने अपने स्पेस कंगन से कुछ मारक क्षमताएं और दवाएं निकाली। राधा ने पार्थिन मंदिर छोड़ने से पहले अपने स्पेस विलय को सर्वोत्तम औषधियों से भर लिया था। राधा को इस बात की परवाह नहीं थी कि आदर्श लगातार डीमन प्राणियों से लड़ रहा था। वह जानती थी कि उसकी सलाह से उसका मन नहीं बदलेगा। आदर्श एक जंगली कुत्ते की तरह था जिसे कभी बांधा नहीं जा सकता था, इसलिए उसने बस उसके लिए सभी तरह की दवाइयाँ तैयार की। अगर वे दवाइयाँ बाजार में बेची जाती तो सीनियर हंटर पागल हो जाते। आदर्श ने कुछ पैसे कमाने के लिए उन्हें बेचने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा ना करने का फैसला किया क्योंकि वे राधा की ओर से गिफ्ट थे। ये पार्थिन मंदिर की दवाइयाँ है, मुझे यकीन है कि आप इनके बेहद करीब है, प्रियंका ने भावशून्यता से कहा। उसने तुरंत दवाइयों को पहचान लिया। पार्थिन मंदिर की दवाइयों के अलग अलग ग्रेड थे। सबसे अच्छी किस्म की दवाइयाँ देवी के पहाड़ से आती थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें आमतौर पर बाजारों में नीलाम कर दिया जाता था, लेकिन पार्थिन मंदिर उन्हें ज्यादातर समय बेचने से कतराता था। हालांकि आदर्श ने उन्हें सामान्य दवाइयों की तरह ही लिया। प्रियंका को यह एहसास था कि वे कितनी मूल्यवान थी। वे इतनी कीमती नहीं है। आदर्श ने तुरंत खुद को एक अजीब स्थिति में पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि यदि उसने प्रियंका और हेडी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड पार्थिन मंदिर की भावी देवी है, तो क्या वे तुरंत उससे झगड़ा कर लेंगी। प्रियंका ने आदर्श और पार्थिन मंदिर के बीच के रिश्ते पर ज्यादा बात नहीं की। उसने आदर्श के घावों का इलाज किया और कहा, मैं कुछ काम से भूमध्य सागर जा रही हूँ, मैं हेडी को अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसलिए कृपया कल जब आप सभी काहिरा के लिए रवाना हो तो उसका ख्याल रखना। समझ गया, आदर्श ने सिर हिलाया। मैं जल्द ही जा रही हूँ, मैं वास्तव में आपके को इसके बारे में बताने आई हूँ, प्रियंका ने कहा। क्या कोई समस्या है? क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? आदर्श ने पूछा। मैं खुद इससे निपट सकती हूँ, मिस प्रियंका ने कहा। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान। काहिरा के रास्ते में आहन की बात सुनकर सभी को अपनी बुद्धि पर संदेह होने लगा। चूंकि सभी एरोप्लेन रद्द हो गए हैं, इसलिए हम काहिरा नहीं जा पाएंगे। तो हमने न्यू सुएज में 5 दिन क्यों बर्बाद किए? आहन ने आश्चर्य से कहा, जो उस समय काहिरा के रास्ते में एक ऊंट के घोड़े पर बैठा था। मिस्र में ऊंट बेहद आम थे, वेनिस के गोंडोला के समान एक विशेष स्थानीय परिवहन साधन। गोंडोला के विपरीत ऊंट जानवरों का उपयोग आमतौर पर लंबी यात्राओं के लिए किया जाता था। मिस्र में जहां युद्ध बारिश से ज्यादा बार होते थे, एरोप्लेन, रेल गाड़ियां और राजमार्ग अक्सर ठप हो जाते थे। हालांकि ऊंट अलग थे, वे कहीं भी यात्रा कर सकते थे। वे जंगली, पहाड़ी इलाकों या पूर्व की ओर विशाल भूमि पर दौड़ सकते थे। फिर भी ऊंट पर यात्रा करने वाले लोगों को मैजिशियनों के साथ जाना पड़ता था। अगर उन्हें डीमन प्राणियों द्वारा रोका जाता तो उनकी जान जोखिम में पड़ जाती। ऊंट धीमे नहीं थे, उनकी स्पीड जीप के बराबर थी। वास्तव में जमीनी वाहनों की स्पीड मैजिशियनों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन उनके लिए अपनी ऊर्जा को यथासंभव संरक्षित रखना जरूरी था। वे यात्रा के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकते। इसके अलावा एक अच्छी तरह से खिलाया गया ऊंट पूरे दिन जीप की स्पीड से यात्रा कर सकता था। यह असंभव था कि एक मैजिशियन उसी स्पीड को बनाए रख सके। फ्लाइंग क्रेग स्नोवुल्फ एक मार्शल प्राणी था, लेकिन आदर्श ने उसकी सहन शक्ति के कारण शायद ही कभी उस पर सवारी की हो। फ्लाइंग क्रेग स्नोवुल्फ को 1 या 2 घंटे तक दौड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यह कभी भी एक दिन और रात तक नहीं दौड़ पाएगा। इस प्रकार वर्तमान में नील नदी के किनारे ऊंट की सवारी कर रहे थे।
काहिरा के रास्ते में कुछ ग्रुप थे, इसलिए लगभग 40 ऊंट वर्तमान में विशाल भूमि पर यात्रा कर रहे थे, हवा में धूल उड़ा रहे थे। मिस्र में कई जगहें बेहद खुली हुई थी, रेगिस्तान बेहद करीब महसूस होते थे। भले ही वे नील नदी से ज्यादा दूर ना हो, यहाँ के रेगिस्तान असली सहारा रेगिस्तान से कहीं ज्यादा दोस्ताना थे। अगर वे गलती से सहारा रेगिस्तान में किसी भ्रम में फंस जाते तो उनके पास जिंदा बच निकलने का कोई मौका नहीं होता। यह पहली बार था जब हेडी ने एक ऐसे जानवर की सवारी की जो पूरी स्पीड से दौड़ रहा था। आश्चर्यजनक रूप से उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, जबकि उसके भूरे भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका आसन सुंदर और उचित था। साथ में यात्रा कर रहे लोगों ने उसके पीछे चलने का आनंद लिया ताकि वे उसके शानदार कर्व्स की प्रशंसा कर सके। दुर्भाग्य से ब्रेंका वहां नहीं थी, अन्यथा उसकी परिपक्व उपस्थिति से निश्चित रूप से यात्रा और भी रंग भर देती। आदर्श को ब्रेंका की याद आने लगी जब वह चली गई थी। उसके बारे में उसकी धारणा बेहद अच्छी होगी, क्योंकि वह उसके लिए एक सौम्य बड़ी बहन की तरह बिहेव कर रही थी। दुर्भाग्य से उसे कुछ मामलों में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब आदर्श को कामोदीपक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हेडी के लिए वह एक बेहद खूबसूरत हो सकती है। उसकी त्वचा जैड की तरह कोमल है, लेकिन वह खुद को लेकर बेहद ज्यादा दिखावा कर रही थी। शायद वह सिर्फ इसलिए ऐसा बिहेव कर रही थी क्योंकि उसने उसे पहले नग्न देखा था। उसके साथ फ्लर्ट करना मजेदार नहीं था, क्योंकि वह उसे एक विकृत व्यक्ति मानती थी, तब भी जब वह उसके साथ किसी गंभीर टॉपिक पर बात कर रहा हो। हेडी, मुझे पहले और स्पष्ट कर देना चाहिए, हमें काहिरा में कुछ उचित काम निपटाना है। तुम्हें हमारे पीछे पीछे नहीं आना पड़ेगा। तुम काहिरा में अकेले ही घूमने के लिए आजाद हो, आदर्श ने कहा। मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है, हेडी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे कि आदर्श ने उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी थी जब वह खुद का आनंद ले रही हो। मैं बस आपको यह याद दिलाना चाहता था, आदर्श ने कहा। क्या आप स्टूडेंट हैं? आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं? मूंछों वाला एक उत्साही व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की परमिशन दे। मैं यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अर्थ स्कूल का एक इंटर्न मेंटर हूँ। मेरे पीछे जो लोग हैं वे मेरे स्टूडेंट हैं। हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान? हेडी ने मूछे वाले आदमी को आश्चर्य से देखा। वह आदमी तुरंत गर्व से मुस्कुराया, लेकिन वह इसे छिपाने में माहिर था। यह सतह पर एक शालीन मुस्कान की तरह लग रहा था। यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को दुनिया में पहला रैंक मिला था। इस स्कूल ने पूरे यूरोप से सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंटों को इकट्ठा किया था, इसलिए इसके स्टूडेंट या तो असाधारण प्रतिभा वाले जमीनी मैजिशियन थे या प्रतिष्ठित कुलों के भविष्य के पिलर्स थे। स्कूल के लगभग हर ग्रेजुएट ने यूरोप में कहीं ना कहीं एक अधिकारी के रूप में काम किया। यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम एकांत में स्थित आल्प्स इंस्टीट्यूट की तुलना में बेहद अधिक प्रतिष्ठित था। भले ही वे वर्तमान में मिस्र में थे, फिर भी इसका नाम प्रभावशाली था। जब वाणी नामक मूंछ वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान बताई तो इसने तुरंत ही उसी समूह के हंटरों, मैजिशियनों और टूरिस्टों का ध्यान आकर्षित किया। यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट किसी एक देश के बजाय पूरे यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसे वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए इनवाइट नहीं किया गया। इसी तरह आल्प्स इंस्टीट्यूट भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, इसलिए उसे भी वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने वाले स्कूलों की सूची में शामिल नहीं किया गया। आदर्श ने देखा कि जब वह अपने देश के किसी स्कूल में जाता था तो ज्यादातर लोग उसे पहचान लेते, चाहे वह उसका नाम बताए या ना। वे वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के सबसे हैंडसम आदमी को तुरंत पहचान लेते थे, लेकिन दूसरे देशों के लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं थी। जब उसने बताया कि वह वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में फर्स्ट आया तो उन्होंने उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार भी किया। उनके चेहरों के भाव से साफ पता चल रहा था कि आदर्श वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में हिस्सा लेता। अगर वे वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में हिस्सा लेते तो आदर्श के पास कोई मौका जीतने का नहीं होता। वाणी में भावनात्मक जागरूकता की कमी नहीं थी। भले ही उसका लक्ष्य स्पष्ट रूप से हेडी थी, फिर भी उसने आदर्श, कुणाल और आहान को दोस्ताना तरीके से अभिवादन किया। हालांकि यह स्पष्ट था कि उसने आदर्श और आहान को नहीं पहचाना, ना ही उसके पीछे बैठे स्टूडेंटों को। इस समय काहिरा जाना तुम्हारा साहस है। तुम्हारा टीचर कहाँ है? वाणी ने पूछा।
वह बिजी है, वह बाद में हमारे साथ फिर से आएंगी, हेडी ने कहा। ओह, मैं भी एक योग्य टीचर हूँ, तुम हमारे साथ आ सकते हो। आगे एक लंबी यात्रा है, तुम में से कुछ लोग अकेले अकेले महसूस करेंगे। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम साथ में यात्रा करें? आदमी ने कहा। ओह जरूर, आहन ने जवाब दिया। आदर्श ने पलटकर विश्वासघाती आहन को देखा। इंटर्न मेंटर की नजर शायद हेडी पर थी। वह बेहद स्पष्ट था। हेडी एक चित्र से निकली परी की तरह खूबसूरत थी। आल्प्स में अपना ज़्यादातर समय कल्टीवेशन में बिताने से उसका अलौकिक व्यवहार दूसरों को भी बेहद आकर्षक लगता था। हालांकि आदर्श ने उपजाऊ पानी को अपने खेत में ही रखना पसंद किया। उसके और हेडी के बीच अजीब रिश्ते के बावजूद वह नहीं चाहता था कि कोई और आए और उनके ग्रुप की सुंदरता के साथ यात्रा करने पर जोर दे। हम सिर्फ इक्विपमेंट साझा कर रहे हैं, उसके स्टूडेंटों पर एक नजर डाले। आहन ने अपनी भुएं उठाई, आदर्श को संरक्षक के स्टूडेंटों को देखने का संकेत दिया। एक त्वरित नजर के बाद आदर्श की आंखें चौड़ी हो गई। हे भगवान, उनमें सचमुच कुछ सुंदरियां हैं। जरूर, अगर हम साथ में यात्रा करेंगे तो यात्रा और भी दिलचस्प होगी, आदर्श ने तुरंत सहमति जताई। कुणाल को अच्छी तरह पता था कि दोनों क्या सोच रहे थे। वह उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या उन्होंने सचमुच हेडी को धोखा दिया? बस ऐसे ही। यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की दो स्टूडेंट हेडी जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वे अपनी तरीके से खूबसूरत थी। किसी भी तरह से कुणाल को अभी भी लगता था कि हेडी ज्यादा सुंदर थी। स्पष्ट रूप से लाभ ने नुकसान की भरपाई नहीं की। हाय, मैं ऋषित हूँ, पर्ल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। क्या आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए मूल्यांकन करवाने के लिए यहाँ आई हो? आहन ने तुरंत लड़कियों में से एक के पास जाकर बात करते हुए कहा। आहन बेहद आक्रामक किस्म का था। वह जिस भी महिला में दिलचस्पी लेता था उससे सीधे संपर्क करता था। वह अपने असली इरादों को छिपाने के लिए कभी भी पूरे ग्रुप के साथ चैट नहीं करता था। परिणाम स्वरूप इससे पहले कि विशाल स्तन वाली स्टूडेंट कुछ कह पाती, उसके बगल में बैठे स्टूडेंट ने तिरस्कार पूर्वक कहा, पर्ल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। आहन ने बिना अपना सिर घुमाए आगे कहा, मुझे यकीन है कि इस तरह के संकीर्ण सोच वाले आदमी के साथ यह यात्रा आपके लिए काफी उबाऊ होगी, है ना? अरे बेवकूफ, तुम किसे संकीर्ण सोच वाला कह रहे हो? आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। पर्ल यूनिवर्सिटी, क्या यह वही स्कूल नहीं है जो वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में फर्स्ट आया था? लड़की ने बारी बारी से कहा। उसने आहन को फिर से परखा और पाया कि वह वास्तव में काफी अच्छा दिख रहा था। हाँ, यह हम है, आहन ने सिर हिलाया। सोफिया नामक लड़की ने उससे कहा, हमारे ग्रेजुएट लेवल के मूल्यांकन के लिए वास्तव में हमारा मूल्यांकन किया जा रहा है। स्टीग रूप से कहे तो यह उत्कृष्टता के साथ ग्रेजुएट होना है, उसके बगल में बैठे इंसान ने कहा। ओह, मैं पिछले साल भी इसी स्थिति में था, लेकिन हमारा मूल्यांकन आपके मूल्यांकन से कहीं ज्यादा आसान था। अगर इसके लिए आपको मिस्र तक आना पड़े तो यह काफी खास होगा, आहन ने कहा। आप अपने उस छोटे से स्कूल की तुलना हमारे यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान से कैसे कर सकते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया। आहन ने स्वचालित रूप से उस आदमी की हर बात को अनदेखा कर लिया। सोफिया पहले से ही उससे बात करी थी, जिसका मतलब था कि उसने पहला कदम पूरा कर लिया था। आहन ने आदर्श की तरफ जानबूझकर देखा जब उसने लड़की से बातचीत सफलता शुरू की। वह आदर्श की प्रगति की जांच करना चाहता था। जब भी वे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी शुरू करते तो वे अपने आसपास या आपस में शर्त लगा लेते थे कि कौन पहले अपने लक्ष्य के साथ संबंध बनाएगा। हारने वाला विजेता को सोल ग्रेड सीड का एक टूटा हुआ टुकड़ा देगा। हालांकि आहन उस समय पूरी तरह से चौंक गया जब उसने देखा कि आदर्श पहले से ही लड़की का हाथ पकड़ रहा था और उसके हथेली को सहला रहा था। असंभव, आहन के दिमाग में आया। उसकी कल्टीवेशन आदर्श से कमजोर हो सकती है, लेकिन लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले में वह आदर्श से कैसे हार सकता है? आहन के स्वाभिमान को बेहद बड़ा झटका लगा। उसे जल्दी से दूसरे बेस पर पहुंचकर स्थिति को पलटना होगा और जीत सुनिश्चित करनी होगी। यह जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, यह प्रेम रेखा है।
और इन छोटी झुर्रियों के भी अपने अपने अर्थ है। इसका मतलब है कि आपको इन क्षेत्रों में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कुछ झुर्रियाँ आपके लिए अनुकूल हो सकती है, लेकिन कुछ दुर्भाग्य भी हो सकती है। यहाँ काफ़ी असुविधाजनक है। जब हम अगली बार कोई शांत जगह ढूंढेंगे तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, आदर्श ने कहा। पूर्व में कितना जादुई देश है। मैंने मान लिया था कि 20 साल से ज्यादा समय तक इन पंक्तियों का कोई मतलब नहीं था, महिला ने सहज मुस्कान के साथ कहा। आप फ्रांस से है ना? आदर्श ने पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? आपका नाम जोई है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आदर्श ने कहा। वाह, हे भगवान, तुम्हें कैसे पता चला? जोई ने आश्चर्य से आदर्श को देखा। तुम एक स्कॉर्पियस हो, आदर्श कहता रहा। यह अविश्वसनीय है, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जोई को इस पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। जोई बेहद खुश मिजाज लड़की थी। उसे आदर्श द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने से कोई ऐतराज नहीं था। वो आदर्श को मुस्कुराते हुए अपनी हथेली पढ़ने देने के लिए सहमत हो गई, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह उत्सुक थी। हालांकि जब उसे विश्वास हो गया था कि आदर्श वास्तव में भाग्य बताने में बेहद अच्छा था। तुमने यह कैसे किया? जोई पूछे बिना नहीं रह सकी। यह मुश्किल नहीं है, आपने अपने सामान पर लगा बैच नहीं हटाया है, यह उस पर लिखा हुआ है, आदर्श ने उसे ऊंचे स्वर में बताया। जोई एक पल के लिए शौक रहेगी, फिर खिलखिलाकर हंसने लगी और आदर्श की छाती पर हल्का सा मुक्का मारा। अगला एपिसोड जानने के लिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।